हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस एंड एनआईटीएंस। तो आज अपन बात करेंगे सेट्स एंड रिलेशंस चैप्टर के बारे में। जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट इसी तरीके से अपन ने सभी चैप्टर्स को कवर किया है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। बात करें इसके क्वेश्चंस के बारे में तो काफ़ी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए इस चैप्टर से रिलेटेड। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि अपने पास में एक सेट दे रखा है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट है, तो अपने को यहाँ पे इससे एक रिलेशन क्रिएट करना है। जो रिलेशन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ में एक इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, जिसका मतलब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देखो बस अपने को यही बेसिक सी कंडीशंस लगानी है और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की अगर मैं बात करूँगा तो रिफ्लेक्सिव के लिए अपने पास में क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास में जो एलिमेंट सेट के अंदर अवेलेबल हैं उनका खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो ये 3 एलिमेंट्स उसमें आएंगे। उसके बाद अब देखो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर कितने आएंगे, सिंस यहाँ पे 3 है तो 3 का यहाँ पे 3, देखो 3 × 3 कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, बात एक ही, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 9 अपने पास में कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन एलिमेंट्स के। अब अपने को यहाँ पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करने हैं, ठीक है। जैसे पहला रिलेशन क्या हो सकता है, पहले रिलेशन में केवल ये आ सकता है कि 1 1 2 2 3, ये तीनों के तीनों। अब देखो ये रिलेशन एक्चुअली में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। उसके बाद दूसरा रिलेशन देखो, दूसरा रिलेशन के लिए इन तीनों को तो अपन यहाँ पे ऐड कर ही देते हैं, क्योंकि इन तीनों को ऐड अगर नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं। फिर इसके बाद किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, फॉर एग्जांपल 1, 2 ले लो। अगर मैं 1, 2 ले रहा हूं तो सिमेट्रिक होने के लिए इसको 2, 1 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं इतना ले लिया तो अब यहाँ पे इनके कॉम्बिनेशन से देखेंगे तो 1, 1 होना चाहिए ट्रांजिटिव के लिए, है ना, इसका इसके साथ में रिलेशन होना चाहिए। तो 1, 1 ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 के साथ करोगे तो 1, 2 ही आ जाएगा, 2, 1 को इसके साथ करोगे तो 2, 1 ही आ जाएगा। तो मतलब कि ये खुद में ही एक सफिशिएंट रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन अपने को देगा। उसके बाद और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 1, 1 तो ले लिया, 2, 2 भी ले लो, 3, 3 भी ले लो। उसके बाद यहाँ पे अब जैसे 1, 2 और 2, 1 मैंने लिया, वैसे ही 1, 3 और 3, 1 ले लो। अभी भी वही सेम कहानी होने वाली है ना। ऐसे ही और क्या हो सकता है कि 1, 1 ले लो, 2, 2 भी ले लिया, 3, 3 भी अपन ने यहाँ पे ले लिया। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे एक यहाँ पे 2, 3 ले लो, अगर मैं 2, 3 यहाँ पे लूंगा तो मेरे को 3, 2 भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो 2, 2 भी अवेलेबल है और इसको इससे करेंगे तो 3, 3 भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये भी अपने पास में एक इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा। इसके बाद एक रिलेशन में अब तो बाकी कुछ बचा नहीं अपने पास में, सारे के सारे अपन यहाँ पे लगभग ले चुके हैं। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स 2, 2 3, अब यहाँ पे 1, 2 आ जाएगा, 1, 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2, 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3, 2 आ जाएगा, 3, 1 आ जाएगा। 3 तो 5 3 8 और एक और बच गया यहाँ पे कि 2, 1। ये टोटल सारे के सारे 9 एलिमेंट वाले एक रिलेशन ले लो। तो अपने पास में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस की बात करोगे तो 3 4 5 यहाँ पे हो जाएंगे। तो अपने पास टोटल ऐसे 5 रिलेशंस निकल के आएंगे जो कि खाली नहीं है, नॉन एम्प्टी रिलेशंस हैं, उसके साथ साथ इक्विवेलेंस रिलेशंस भी यहाँ पे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर अपने पास में 5 यहाँ पे हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने को यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास में ए एक सेट दिया हुआ जिसमें टोटल 10 एलिमेंट है। फिर बोला है कि बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से कि m/n के रेशियो में, ठीक है, जहां पे m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों को अपन ले रहे हैं यहां से। एक सेकेंड, है ना, हाँ हम यहां से ले रहे हैं इसको ए सेट से। तो ए सेट के अंदर से ही सारी सारी वैल्यूज को अपन ले रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एन की वैल्यू बड़ी है एम की वैल्यू से, जिसका मतलब एन की वैल्यू 1 तो हम ले ही नहीं पाएंगे, है ना। एन यहाँ पे कभी भी 1 नहीं ले पाएंगे, क्योंकि 1 किससे बड़ा होगा, 0 से, तो 0 तो यहाँ पे है ही नहीं। और फिर क्या कह रहा है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जो m और n दोनों के बीच में 1 है, जिसका मतलब ये दोनों वैल्यूज m और n एक दूसरे को डिवाइड नहीं करती। तो अपन n की वैल्यूज लेते हुए चलते हैं कि n की वैल्यू सबसे पहले 1 हम ले ही नहीं सकते,
जो कि अभी अपन ने देखा। तो फिर हम क्या ले सकते हैं 2। अगर मैंने 2n की वैल्यू ली तो m की वैल्यू इससे क्या क्या छोटी बच गई, केवल 1 बचा। फिर उसके बाद आ जाओ, अब मैं 3 लेता हूं। 3 अगर मान लो मैं लेता हूं तो अब इससे छोटी 1 बच रहा है, 2 बच रहा है ना, दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। और यहां पे इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर भी 1 है क्योंकि एक दूसरे से डिविजिबल नहीं है। 4 ले लो, 4 लोगे तो देखो 1 आएगा। उसके बाद 2 हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि 2 और 4 का यहां पे 2 है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, क्योंकि 2 और 4 को अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 1/2 लिख सकते हैं। अब इनका 1 हो जाएगा, तो आगे नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो 2 नहीं ले सकते तो 3 ले लेंगे। फिर उसके बाद में 5 आ जाओ, 5 पे आओगे तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 ले लो, 6 लोगे तो 1 ले सकते हैं, 2 3 नहीं ले सकते, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। 7 पे सारी की सारी वैल्यूज ले सकते हैं, 4 5 6, क्योंकि 7 किसी से भी डिविजिबल यहाँ पे है नहीं। 8 की बात करोगे तो 1 ले सकते हैं, 2 नहीं ले सकते, 3 ले सकते हैं, 4 नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं। 9 की बात करोगे तो 3 का मल्टीपल अपने को नहीं लेना, 1 2 आ जाएगा, 3 नहीं लेंगे, 4 आ जाएगा, 5 ले सकते हैं, 6 नहीं ले सकते, 7 और 8, ये अपने पास में वैल्यूज आए। अब अपने को देखना है कितने यहाँ पे ऐसे सेट्स बन रहे हैं बी के अंदर, यही पूछा है यहाँ पे कि बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है। तो देख लो, एक एलिमेंट यहाँ से आ रहा है, 2 एलिमेंट अपने को यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे, 2 यहाँ से मिलेंगे, 6 यहाँ से मिलेंगे, 4 यहाँ से मिलेंगे और 6 फिर से यहाँ से मिलेंगे। तो अब अगर अपन इसको टोटल करें, 10 तो ये हो गया, 10 20 22 और 5 27, कुछ तो गलत हुआ यहाँ पे, एक सेकेंड। 2 ले लिया तो हो गया, 3 अगर अपन यहाँ पे ले रहे हैं, अच्छा 10 भी तो बचा हुआ है, अभी 10 को तो छोड़ ही दिए हम। 10 की बात करेंगे, 10 के साथ में 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आ जाएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब टोटल की बात करोगे तो अब देखो कि भाई देखो, 10 तो ये हो गया, 10 ये हो गया, 20 हो गया। और यहां पे बात करोगे तो 2 4 6 और 4 10 ये हो गया, 30 और एक ये, टोटल हो गया 31 यहाँ पे एलिमेंट्स होंगे अपने पास में बी सेट के अंदर। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें अपने को यहाँ पे एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पे बोला है अपने को नंबर ऑफ रिलेशंस बनाने हैं ए सेट के बेसिस पे, जिसमें 2 एलिमेंट 1,2 और 2,3 ये दोनों आने चाहिए। उसके साथ साथ वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए, बट सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि कोई भी रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो अपने को पता है कि जो सेट के अंदर एलिमेंट है उनका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि 1,1 2,2 और 3,3 ये तो हर रिलेशन के अंदर अपने को लिखना ही लिखना है। उसके साथ साथ ये भी हर रिलेशन के अंदर लिखना है। जब ये लिखेंगे और हमको पता है कि रिलेशन ट्रांजिटिव करना है अपने को, तो यहाँ से एक कॉम्बिनेशन अपन बनाएंगे, 1,3 भी उसके अंदर आना चाहिए। तो अब अपन रिलेशंस लिखते हैं। देखो, तो 3 ये एलिमेंट हो गए, 4 और 2 ऊपर 6 एलिमेंट अपने को लिखने हैं, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम। तो एक रिलेशन तो अपना यही हो गया कि 1,1 ले लो, 2,2 ले लो, 3,3 ले लो। उसके बाद जो क्वेश्चन में बोल रहा है उन दोनों को ले लो, और उन दोनों की वजह से जो ट्रांजिटिव बनाने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत है उसको ले लो, ये आ गया। अब एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि सिंस अपने को पता है कि इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल यहाँ पे रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 3 क्रॉस 3 या 3 इंटू 3 करोगे 9 आ जाएगा। 9 में से 6 मैं यहाँ पे ले चुका हूँ, तो जो बच 3 रहे ना उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे इसका उल्टा बच रहा है यानी कि 2,1 बच रहा है, इसका उल्टा बच रहा है 3,2 बच रहा है, उसके बाद इसका उल्टा बच रहा है यानी कि 3,1 बच रहा है। अब एक एक करके अपन इनको ऐड करते हुए चलते हैं कि सबसे पहले अगर मैं 1,1 2,2 3,3, उसके बाद 1,2 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इतना तो अपने को बेयर मिनिमम चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे 2,1 को ले लेता हूँ। अगर मैं 2,1 को लेता हूँ तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये अपने को बस चेक करना है कि इसका इसके साथ पेयर बनोगे तो 1,1 ट्रांजिटिव के लिए है ना। 2,1 ले लिया तो 1,2 भी अपने पास में अवेलेबल है ना। 2,1 लिया तो 1,2 है, जिसकी वजह से सिमेट्रिक हो रहा है। बट 2,3 अगर है तो 3,2 अपन ने लिया नहीं है, जिसकी वजह से सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, अपना काम चल रहा है यहाँ पे।
और इसको अगर मैं इसके साथ कर रहा हूं, ठीक है, और अपन किसके इसके साथ करेंगे तब भी ठीक है। चलो ये वाला रिलेशन भी अपने को जो चाहिए वैसा वाला आ गया। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1,1 ले लिया, 2,2 ले लिया, 3,3 ले लिया, 1,2 ले लो, 2,3 ले लो, 1,3 ले लो, और 2,1 की जगह अब मैं 3,2 ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों को एक साथ लूंगा तो फिर तो सिमेट्रिक हो ही जाएगा। अपने को एक को हटाना है, एक को लेना है, तो इसको ले लिया, जिसकी वजह से अब क्या होगा, इसका अपोजिट ये वाला है लेकिन इसका नहीं है, तो सिमेट्रिक अभी भी नहीं है। और लेकिन ये जो कंडीशंस अपने को चाहिए, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों को फिट भी कर रहा है, तो ये भी आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड वाला निकालते हैं आगे, तो 1,1 आ जाएगा, 2,2 भी आ जाएगा, 3,3 भी आ जाएगा। 1,2 भी ले लो, 2,3 ले लो, और अच्छा थर्ड वाला क्या, फोर्थ वाले पे आ रहे हैं हम, है ना। 2,3 आ गया, उसके बाद 1,3 यहां पे ले लेता हूं, 3,2 ले लिया। अब चाहो तो इसकी जगह अपन 3,1 लिख के देख सकते हैं। 3,1 अगर मान लो मैं इसकी जगह लेता हूं और इसको इसके साथ पेयर करता हूं तो अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये रिलेशन जब अगर 3,1 मैंने लिया तो इसका अपोजिट है लेकिन इसका नहीं है, तो भी ठीक है ना, कि भाई इन दोनों का तो है जिसकी वजह से सिमेट्रिक हो गया, लेकिन इसका नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ओवरऑल रिलेशन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। 3,1 को अगर मैं इसके साथ पेयर करता हूँ, है ना, तो 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो 3,2 इसके अंदर होना चाहिए ट्रांजिटिव होने के लिए, लेकिन 3,2 इसके अंदर अवेलेबल ही नहीं, तो ये रिलेशन अपन काउंट नहीं करें। तो अपने पास में टोटल यहाँ पे 1 2 3 रिलेशंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें ये एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड है, उसके साथ साथ वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को देखो यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास बोला है कि हमारे पास में एक सेट है जिसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स हैं, फिर बोला है कि यहां से एक रिलेशन अपन बना रहे हैं, है ना, एक्चुअली में इस सेट की हेल्प से जिसमें 4 एलिमेंट है। फिर क्या बोल रहा है, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को बताने हैं जिनको अपने को इस आर रिलेशन के अंदर ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि ये आर रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए, जिसका मतलब रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव सिमेट्रिक तीनों हो। अब सबसे पहले अगर ये है तो अपने को इस सेट के बेसिस पे इसको इक्विवेलेंस बनाना है, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बनाएंगे। तो रिफ्लेक्सिव अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ, तो मेरे को क्या पता है जो सेट के अंदर एलिमेंट है सबका आना चाहिए, यानी कि 1,1 यहाँ पे होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए जो कि इसके अंदर नहीं है, 3,3 इसके अंदर है लेकिन 4,4 नहीं है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद सिमेट्रिक की बात कर लो। सिमेट्रिक की अगर बात करोगे तो यहाँ पे 1,2 अगर है तो 2,1 भी आना चाहिए, 2,3 अगर इसमें है तो 3,2 भी आना चाहिए। अब हो गया ये सिमेट्रिक। ठीक है, सारे के सारे आ गए। इसके बाद थर्ड केस क्या है, थर्ड केस है ट्रांजिटिव का, तो ट्रांजिटिव भी ले लेते हैं। ट्रांजिटिव का केस क्या कहता है कि अगर जैसे यहाँ पे 1,2 2,3 है तो इन दोनों को नेग्लेक्ट करके 1,3 होना चाहिए, लेकिन 1,3 इसमें कहीं ऐड ही नहीं किया हमने, 1,3 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और कहीं पे अपने को कोई जरूरत ही नहीं। अगर मैं 1,3 अब देखो यहीं से अगर इसको सॉल्व करोगे तो 3 और 3 6 हो गया, लेकिन ऑप्शन में है नहीं। लेकिन अगर कभी ऑप्शन में मिल भी जाए तो तुरंत नहीं लगा देना, क्योंकि एक चीज देखो, जब 1,3 अपन यहाँ पे ऐड कर रहे हैं और फिर पूरे रिलेशन को अपन चेक कर रहे हैं तो ये सिमेट्रिक होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,3 यहाँ पे है लेकिन 3,1 तो इसमें अवेलेबल है ही नहीं, तो उसको भी अपने को अलग से ऐड करना पड़ेगा। तो अब अपन यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास टोटल 7 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको अपने को आर रिलेशन में ऐड करना है, तब जाके ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन पाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी सारे स्टूडेंट्स को ये वाला क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे पास में ए एक सेट है, इस सेट में x, y करके एक एलिमेंट है जो r क्रॉस r का है। ठीक है, और वो कहां से आ रहा है, वो यहां से आ रहा है, ये अपने पास में कंडीशन है। ऐसे ही b एक सेट है जिसमें ये कंडीशन है, यहां से एलिमेंट्स अपने पास में आ रहे हैं। फिर कह रहा है c जो है उसमें भी x, y है, लेकिन वो कौन सा x, y है जो a सेट और b सेट दोनों में कॉमन है। उसके साथ साथ जब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0 है तब वो चीजें अपने को चाहिए। अब देखो एक तरीका तो यहाँ पे ये वाला है कि अपन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर ले, है ना, बट मैं बोलूंगा वो सब करने की बजाय, क्योंकि सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना बहुत
ट्रिकी सा सिचुएशन होता है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जिस वैल्यू को तुम पुट कर रहे हो सकता है उस वैल्यू से वो सेटिस्फाई कर जाए, लेकिन एक्चुअल में कुछ वैल्यूज ऐसी भी होंगी जिन पे वो नहीं कर रहा होगा और वो चीजें मिस हो जाती। तो इस चीज का अपने को खास करके ध्यान रखना है। तो यहां पे हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ए सेट के बारे में बात करता हूं। ए सेट में अपने को ये कंडीशन दे रखी है ना, तो यहां से अपने पास में दो आउटपुट आते हैं कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3। अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम यहां पे इसको बनाते हैं ग्राफ में। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3 वाली लाइन अगर बनाओगे तो ये ऐसी कुछ लाइन जाएगी जो 0,3 और 3,0 से पास होगी। वहीं पे इस वाली लाइन की बात करोगे तो ये इसी के पैरेलल रहेगी लेकिन इधर आएगी जो -3,0 और 0,-3 से पास हो। अब क्या कह रहा है, अब यहां पे अगर देखोगे तो ये कह रहा है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिसका मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग वाला जो कंसेप्ट अपन बोर्ड के लिए पढ़ते हैं उसको अपन यहां पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा, इसमें देखो सिंपल सा फंडा ये, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरिजिन उठाता हूँ, ओरिजिन उठा के अगर मैं इस कंडीशन में डाल रहा हूं तो ये सेटिस्फाई कर नहीं रहा है क्योंकि 0 + 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसा तो होगा ही नहीं। तो जिसका मतलब ये किस साइड वाले पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा है, उसके अपोजिट, यानी कि इधर हम चले जाएंगे। ये इधर वाले एरिया के बारे में बात कर रही है पहली वाली इनइक्वलिटी। ऐसे ही दूसरे वाली में बात करोगे तो इसमें भी 0,0 डाल दो तो 0 + 0 0 लेस देन इक्वल टू -3, ये भी नहीं होता है तो इसके भी अपोजिट इधर आ गए हम। ठीक, तो इस वाले एरिया के बारे में, इस लाइन के साथ में इधर वाले एरिया के बारे में पहले वाले सेट के अंदर बात की जा रही। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले ये है ना, इसको अगर अपन खोल के लिखेंगे थोड़ा सा, बी सेट के मैं बारे में बात कर रहा हूं, तो यहां से अपने पास में 4 इक्वेशन आई। एक बार x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 3, एक बार x नेगेटिव y पॉजिटिव तो लेस देन इक्वल टू 3, एक बार x पॉजिटिव y नेगेटिव तो ये, फिर एक बार दोनों पॉजिटिव तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3। 4 अपने पास में इक्वेशंस आएंगी। चारों इक्वेशंस में दो तो कॉमन है पिछले वाले के साथ में, तो दो लाइन तो यहीं पे आएंगी। कहां पे, एक तो इसी के ऊपर आएगी, एक आएगी इसी के ऊपर। लेकिन जैसे ये वाली लाइन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेकिन यहां पे देखोगे तो लेस देन इक्वल टू 3 है, जिसका मतलब अब हम जब एरिया की बात कर रहे हैं, रीजन की बात कर रहे हैं, तो वो इधर वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो ग्रेटर देन के लिए तो लेस देन के लिए वाला जाएगा। ऐसे ही यहां पे हम इधर की बात कर रहे हैं। अब दूसरी लाइन पे आ जाओ, है ना, उसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूं। बाकी जो दो लाइन है ये वाली माइनस प्लस वाली, तो इनकी अगर अपन लाइन ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से जाएगी। एक लाइन ऐसे आएगी, एक लाइन अपने पास में ऐसे आएगी, है ना। ये दोनों पैरेलल रहेंगी, थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है कि पैरेलल नहीं है, पैरेलल रहेंगी। ठीक है, और ये इनके कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि सब लगभग वही है, बस साइन का ही फर्क। और यहां पे बात करोगे तो यहां पे भी देख लो, यहां पे भी ओरिजिन डाल के देख सकते हैं, 0 0 0 लेस देन, इसके लिए सही हो जाएगा। और यहां पे बात करोगे तो इसके लिए भी सही हो जाएगा, जिसका मतलब इसके अंदर वाले रीजन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इन दोनों के अंदर वाले। अब ये वाला रीजन है, ठीक है। लेकिन सी सेट में क्या कह रहा है, सी सेट में कह रहा है कि जब x 0 और y 0 वो कॉमन पॉइंट्स मेरे को चाहिए। वैसे अगर बात करोगे तो वैसे कॉमन तो ये देखो, कॉमन क्या क्या है दोनों में। कॉमन की बात करोगे तो यहां से यहां तक ये वाली लाइन दोनों में कॉमन है, यहां से यहां तक ये भी कॉमन है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जब x 0 और y 0, तो x कब कब 0 है, x 0 इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे है, जिसका मतलब x 0 कब कब है, x 0 है तो y की वैल्यू +3 है, और जब x 0 है तो y की वैल्यू -3 है। सेम तरीके से यहां पे भी है और यहां पे भी है। यहां पे y 0 है, तो जब y 0 है तो x की वैल्यू 3 भी है, और जब y 0 है तो x की वैल्यू -3 भी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये x, ये जो है एलिमेंट्स, ये सी सेट का एलिमेंट है। यहां तक हम पहुंच चुके। अब हमको इनको प्लस करते हो जाना है। ये जो पूछ रहा है आउटपुट, इसका मतलब ये है कि एक एलिमेंट को उठाओ, दोनों को ऐड कर दो, फिर मॉड लगा दो। ठीक है, तो आउटपुट पे अगर अपन बात करें तो ये कह रहा है कि 0 + 3 पे मॉड लगा दो, फिर 0 - 3 पे मॉड लगा दो, फिर 3 + 0 पे मॉड लगा दो, फिर -3 + 0 पे मॉड लगा दो। हर बार 3 आएगा, टोटल 4 बार आएगा तो 12 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, जो कि अपने को ए ऑप्शन में दे रखा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने को यहाँ पे क्या करेगा, हमारे पास में एक्स एक सेट है, ठीक है, आर से आर डिफाइन है, रिलेशन अपने को दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब इस रिलेशन को समझ लो। सबसे पहले पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये आर रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, फिर स्टेटमेंट 2 दे रखा है। सबसे पहले अपन स्टेटमेंट 1 पे फोकस करते हैं, कैसे इसको चेक करें सही है कि गलत है। तो अपने को यहाँ पे ये दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मान लो मेरे को इक्विवेलेंस वगैरह चेक करना है तो स्टेटमेंट 1 की हम बात करें तो उसके लिए रिफ्लेक्सिव चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, खुद का खुद से जब भी अपन करते तो ए आर ए लिखते थे, लेकिन वो तब एक एलिमेंट था, अब एलिमेंट इस फॉर्मेट में दे रखा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा एलिमेंट आर के पहले लिखा है वैसा ही एलिमेंट आर के बाद भी लिखो। तो अब यहां से देखो, यहां से क्या रिलेशन है, यहां से रिलेशन ये है कि ये वाली वैल्यू के बराबर है। तो यही रिलेशन अपने को यहां पे भी लिखना है कि ये वाली वैल्यू के बराबर, तो b1 बराबर b1, ये तो होगा ही ना, दोनों वैल्यू सेम ही तो है, जिसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा। उसके बाद सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक की अगर अपन बात करें तो अब क्या आएगा, a1 b1 अगर दे रखा है a2 b2 के साथ में, तो इसका रिलेशन यहाँ पे क्या है, b1 बराबर b2। अगर ऐसा है तो सिमेट्रिक क्या कहता है, इसका उल्टा होना चाहिए कि a2 b2 को पहले लिख दो, a1 b1 को बाद में। तो अब यहां से जो कंडीशन आ रही है वो क्या आ रही है, ये दोनों बराबर, जिसका मतलब b2 बराबर b1। अब चाहे b1 बराबर b2 करो या b2 बराबर b1, बात तो एक ही है, दोनों वैल्यूज बराबर है, जिसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा। इसके बाद थर्ड वाले केस पे आ जाओ। थर्ड वाला केस क्या है, थर्ड वाला केस अपना है ट्रांजिटिव का। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर a1 b1 का रिलेशन a2 b2 से है, तो जिसको ये लिख सकता है b1 बराबर b2, एंड अगर b2 a2 b2 का रिलेशन a3 b3 से है, तो इसको ये क्या लिख देगा कि b2 बराबर b3। अगर ऐसा है तो क्या होना चाहिए कि a1 b1 का रिलेशन a3 b3 के साथ भी आना चाहिए। तो इसको अगर अपन लिखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, b1 बराबर b3। क्या इन दोनों कंडीशन से अपन नहीं बोल पा रहे हैं कि b1 बराबर b2 है और b2 बराबर b3, तीनों वैल्यूज बराबर है तो b1 बराबर b3 भी रहेगा, जिसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी रहेगा। तो अपने पास एक रिलेशन जो आ रहा है वो तीनों है, जिसका मतलब इक्विवेलेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में आ जाओ। सेकंड स्टेटमेंट में अपने का पास कह रहा है कि a b जो है एक्स सेट का एलिमेंट है, ठीक है, वो यहाँ पे दे दिया। फिर कह रहा है कि अगर मेरे पास s एक सेट लेता हूं जिसमें x y वैल्यू में लेता हूं, जो कि x सेट पिछले वाले सेट से ही अपने पास में निकल के आ रही है, जिसका मतलब जो कंडीशन यहां पे लग रही है वही कंडीशन इधर भी लगानी। तो ये जो रिलेशन है इसको इसी कंडीशन के हिसाब से लगा दो। तो ये क्या कह रहा है कि b1 बराबर b2, तो यहां से क्या आ जाएगा, y बराबर b। अब y बराबर b जो है ये, अब फिर क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट्स ए लाइन विच इज पैरेलल टू y इज इक्वल टू x। नहीं, ये तो y इज इक्वल टू b है, b एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये लाइन और ये लाइन दोनों बराबर ही नहीं है, जिसका मतलब स्टेटमेंट 2 करेक्ट है ही नहीं। इसको गलत कर देंगे तो अपने पास में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन आ जाएगा, बी कि स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, सेकंड अपना गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहां पे अपने को क्या बोला है कि हमारे पास में S एक सेट है जिसमें P1 से P10 तक के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि अगर मान लो मैं इसको लिखना चाहूं तो 2 3 5 7 11 इस तरीके से लिखा हुआ 10 टोटल एलिमेंट। फिर कह रहा है कि फिर एक और सेट है A जो S यूनियन P, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले P को देख लेते हैं। P क्या है, P एक्चुअली में सेट ऑफ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, यानी कि ये जो 10 एलिमेंट्स लिखे हैं इन सबको आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई करते जाऊं, प्रोडक्ट अगर निकालते जाऊं, तो जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो सब रिप्रेजेंट किए जाते हैं सेट P में, है ना। फिर क्या कह रहा है, तो अपने को बताना है नंबर ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, जहां पे x, y, इसको ना पहले बाद में समझेंगे, है ना, पहले अपन P सेट के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। P सेट की अगर बात करोगे तो P सेट में अपने पास में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना, कि P1 P2 से P10 तक हैं। इन सबको अब P1 को P2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर P1 को P3 से, P4 से, ऐसे करोगे। फिर क्या करोगे, P1 P2 P3, P1 P2 P4, इन तीन को मल्टीप्लाई करते चलोगे, फिर 4 को करोगे, फिर 5 को करोगे, फिर 6 को करोगे, ठीक है। अब हमको यहां पे अगर इसके एलिमेंट्स निकालने, तो हम यहां पे क्या कर देते हैं
कि हमारे पास में देखो, चलो इसको ना पहले इससे समझ लो कि अपने को निकालना क्या है। तो हमसे यहां पे कह रहा है कि हमको एक ऑर्डर्ड पेयर बताना है और जिसका x जो है वो यहां से उठाया गया है ना, और जिसका y जो है उसको a सेट से उठा रहा है, ना कि p सेट से, है ना। और यहां पे कंडीशन ये है कि x जो है वो y को डिवाइड करता है, जिसका मतलब y बाई x अगर करता हूं तो कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यानी कि y इज इक्वल टू लैम्डा x भी मैं लिख सकता हूं, है ना, जहां पे x जो है पी आई, चाहो तो इसको पी आई लिख दो, यानी कि p कोई भी ये वैल्यू। अब इसको देखने के लिए सबसे पहले ए सेट की अगर मैं बात करूंगा तो ए सेट में क्या आएगा, सारे के सारे पी के एलिमेंट्स आएंगे, उसके साथ साथ ये P1 P2 P3 ये सब भी लिखा रहेगा, ठीक है। इसको ना अपन P1 P2 P3 से ही चलते हैं, ये सब आएगा, उसके बाद पी सेट के सारे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब हमको चाहिए यहाँ पे प्रोडक्ट्स वाली सिचुएशन, ठीक है। तो प्रोडक्ट वाली सिचुएशन के लिए मैं P1 को ना कुछ टाइम के लिए 2 मान लेता हूं, ठीक है। मल्टीपल अपने को कैसे निकालने हैं वो चीज अपन यहां पे समझ रहे हैं। अब देखो पी सेट के लिए अब हम बात करते हैं, है ना, कि हमने P1 एक वैल्यू ले ली, अब पी सेट निकालना चाहते हैं। तो अब देखो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई, अब अपने पास में वैसे देखा जाए टोटल 10 वैल्यूज हैं, लेकिन अब P1 को अगर मान लो मैंने फिक्स कर दिया है, इसको अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको एक बार 3 से करोगे, 5 से, 7 से, ऐसे करते जाओगे, फिर 2 को 3 5 एक साथ करोगे, फिर 3 7 के एक साथ करोगे, है ना। तो अपन यहां पे सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाइंग विद 1 नंबर, अगर मैं एक नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसको अरेंज करने के कितने तरीके, 9C1, ठीक है। ऐसे ही बेसिक सा पीएनसी अपने को लगाना है। अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 नंबर से, जैसे पहले केवल 3 से किया, फिर 5 से किया, केवल 7 से किया, फिर 2 नंबर से 3 और 5 से, 5 और 7 से, 7 और 11 से, ऐसे अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, 9C2। ऐसे ही अब 3 से करोगे, 3 नंबर से करोगे तो आएगा 9C3। इस तरीके से अपने को करते जाना है। टोटल 9 नंबर है तो 9 तक करते जाना है। वैसे टोटल 10 है, लेकिन एक को हमने फिक्स कर दिया है ना। लास्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, बाकी सारे के सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो बाकी 9 नंबर मल्टीप्लाई में अपने को करने, कैसे करने, उसका अरेंजमेंट क्या होगा, वो चीज अपन यहां पे निकाल लेते। तो ये 9C9 तक जाएगा। अब या तो पहला हो जाए, या दूसरा, या तीसरा, या चौथा, या पांचवा, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो यहां पे कंडीशन और की आ रही है, जिसका मतलब सबको अपन ऐड करेंगे, तो यानी कि 9C1 9C2 से 9C9 तक हम जाएंगे। अब हमको क्या पता है, हमको थोड़ा सा यहां पे देखना है कि NC1 प्लस NC, देखो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 से NCN तक की अगर बात करते हैं तो 2 की पावर n होता है, लेकिन हमारी सीरीज तो 1 से स्टार्ट है, तो NC इसकी वैल्यू बात करोगे तो वैल्यू 1 होती है। तो अगर मैं इसको NC1 प्लस NC2 से NCN लिख के 2 की पावर n लिख दूं, और इतने का अगर निकालना है तो उसको 2 की पावर n-1 लिख दूं, तो वही चीज मैं यहां पे कर सकता हूं कि इसको हम 2 की पावर n, यहां पे 9 है तो 9-1 ये लिख देंगे। 2 की पावर 10 के बारे में अपने को पता है 1024 होता है, तो उसमें 2 का भाग दे दो तो 2 की पावर 9 आ जाएगा, यानी कि 512। 512 में से 1 घटा दो तो 511। इतने टोटल पी सेट के अंदर हमारे पास में एलिमेंट होंगे। अभी काम अपना खत्म नहीं हुआ है। अब देखो, तो ये जो पी सेट के एलिमेंट्स हैं 511, ये सारे के सारे 2 के मल्टीपल है, क्योंकि 2 तो इन सब के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और सिंस अपने को ए सेट के अंदर एलिमेंट्स चाहिए जो 2 के मल्टीपल हो, है ना। तो अब देखो ए सेट में क्या है, सारे के सारे एस सेट के एलिमेंट है, यानी कि 2 3 5 7 11 ये सब भी आ रहा है, और पी सेट के 511 एलिमेंट्स भी आ रहे हैं। अब यहां पे अगर देखोगे कि 2 के मल्टीपल कितने हैं, कितनी वैल्यूज को 2 से अपन डिवाइड कर सकते हैं, तो 511 तो ये है ही, उसके साथ साथ एक वैल्यू वो खुद भी तो है जो एस सेट की है, जिसको यूनियन की वजह से अपने को यहां पे लिखना पड़ रहा है, तो एक वैल्यू ये है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 512। तो जब मैं 2 से बात कर रहा हूं, जब x की वैल्यू को मैं एक फिक्स वैल्यू P1 को फिक्स कर दे रहा हूं, जो कि S सेट की अंदर की वैल्यू है, और वही अपन यहां पे ले रहे हैं, तो इसको अगर मैं फिक्स कर दे रहा हूं तो मेरे पास में 512 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, 512 ऐसे पेयर्स बन रहे हैं जहां पे x जो है y को डिवाइड कर रहा है। लेकिन ऐसी तो अपने पास में 10 वैल्यूज हैं, 2 है, फिर 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है,
तो अगर एक वैल्यू के लिए 512 यहां पे ऑर्डर्ड पेयर है, तो 10 अपने पास में वैल्यूज हैं, तो उनके लिए कितने हो जाएंगे, ये आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। काफी अच्छा और काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में फंसे भी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास में ए एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है, पाई/2 नहीं ले रहा है क्योंकि ये 0, ये तो नहीं, ये वाला 0 हो जाएगा। फिर ये दिए रखा है कंडीशन। ऐसे ही बी एक सेट है जिसमें एक्स की वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू जिसमें 0 इंक्लूडेड है, तो ये कंडीशन दे रखा है। तो फिर बोला कि ए यूनियन बी में कितने सेट होंगे, सॉरी कितने एलिमेंट्स होंगे। तो ए में एलिमेंट्स निकाल लेते हैं। ए में अगर मान लो मैं एलिमेंट्स यहां पे निकालता हूं, तो अपने पास में ए सेट को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो, है ना। देखो ये क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर कोई कॉमन दोनों, देखो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट्स होगा तो उसको हटा देंगे, ठीक। तो अब देखो यहां पे अपने को क्या करना है, यहां पे इसको सॉल्व कर लो। तो इसको बोल देता हूं m और इसको n, तो log m प्लस log n लिखा है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m इंटू एन। तो यहां पे आ जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, और मॉड ऑफ ए बी को अपन मॉड ए मॉड बी भी लिख सकते हैं, वहीं से चल रहे हैं अपन यहाँ, और यहां पे आ जाएगा 2 के बराबर। तो मॉड ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ये आ गया, और इसको अपन कर देते हैं 2/π⁴। मैं क्या करता हूं, मैं एक्चुअली में 2 से, है ना, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से इधर कर देता हूं, क्योंकि ये 2 sin x cos x बन जाएगा, जिसको मैं sin 2x लिख दूंगा, और यहां पे 4 8 आ जाएगा 8/π²। इस वैल्यू को भी थोड़ा सा देख लो कि क्या ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा जो है इसके बारे में अपने क्या पता है, -1 से 1 के बीच में आउटपुट देता है, क्या ये वैल्यू है। जैसे ऊपर बात करोगे तो 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसकी वैल्यू 0.8 या 9 के आसपास में आएगी, ठीक है। 0.8 आ रही है, 0.9 आ रही है, जो भी आ रही है इसके आसपास में आएगी, जो कि -1 से 1 के बीच में है, तो मतलब आउटपुट पॉसिबल है यहाँ पे, है ना। तो अब अपन यहाँ पे इस मॉड को खोल देते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव में खोला तो sin 2x की वैल्यू आएगी 8/π², जो कि 0.89 के आसपास में आएगी, है ना। अब देखो sin 2x की बात हम कर रहे हैं, तो जब x की हो यहां पे होता तो 0 से पाई लेते, लेकिन 2x है तो 0 से 2 पाई लेंगे, तो 0 से 2 पाई में ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा sin 2x का, है ना। वैसे अगर देखोगे 0 से पाई में अपन ले रहे हैं, है ना। अब ये है, ये पॉइंट जो है इस पे एग्जैक्टली 1 वैल्यू आती है, लेकिन ये 1 एग्जैक्टली है नहीं, 1 से छोटी, 1 से छोटी है तो 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, यानी कि इसके सॉल्यूशंस जो होंगे 2 सॉल्यूशंस होंगे, है ना। अब है ना, अभी अपन इन सॉल्यूशंस को नहीं निकालते हैं कि हो सकता है बिना निकाले अपने काम चल जाए, है ना। दूसरा चीज, अब ये तो एक केस हो गया, दूसरा केस ले लेते हैं जब हम नेगेटिव लेंगे, है ना। बी पे अभी नहीं चलते, नेगेटिव भी तो लेना है। तो sin 2x इक्वल टू हो जाएगा -8/π²। ये इसी का नेगेटिव वाला वैल्यू, जब नेगेटिव वाली वैल्यू की बात करोगे तो वो चला गया इधर, यानी कि यहां पे कहीं आएगा, है ना। और भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इस पे तो नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली 2 वैल्यूज तो यहाँ पे आएंगे, 2 सॉल्यूशन यहाँ पे अपने को मिलेंगे, 2 यहाँ पे मिल रहे हैं, टोटल यहाँ से 4 सॉल्यूशन हमको मिल रहे हैं, है ना। यहाँ पे चाहो तो लिख दो, टोटल 4 सॉल्यूशन अपने को ए सेट से मिल रहे हैं। अब इधर आ जाओ, बी सेट पे आ जाओ। बी सेट में मैं क्या करता हूँ, रूट एक्स बार बार लिख रखा है ना, थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसको अल्फा मान लेता हूँ। तो यहाँ पे आएगा अल्फा इंटू अल्फा -4 -3 अल्फा -2 + 6 = 0, है ना। हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा 3 इंटू अल्फा -2 + 6 = 0 लिख दे रहा हूँ। एक बार अपन अल्फा को 2 या 2 से बड़ा ले लेते हैं, मॉड पॉजिटिव में खुल जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अल्फा स्क्वायर -4 अल्फा -3 अल्फा + 6 अच्छा, इसके तो फैक्टर ये खुद ही हो गया। देखो अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा -3 अल्फा + 12 हो गया, तो एक वैल्यू अल्फा -4 अल्फा -3, तो अल्फा की वैल्यू 3 और 4 आ गई, जो कि रूट एक्स के बराबर है। तो एक्स की वैल्यूज की बात करोगे तो 9 और 16 आ जाएगी, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये वैल्यूज ऑब्वियस सी बात है इसके साथ में तो बराबर है ही नहीं, sin 2x की वैल्यूज के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के बीच में ही रहने वाली। यहाँ पे x की बात भी करोगे तो वो पाई से छोटी है, और 2 पाई की बात करोगे तो 2 पाई से भी छोटी अपने पास में यहाँ पे वैल्यूज आ रही,
अगले वाले इस वाले केस, ठीक है। अब दूसरा केस ले लो। दूसरा केस है कि जब अल्फा लेस देन 2 है। जब अल्फा लेस देन 2 है तो यहां पे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे आएगा -4 अल्फा, ये माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 3 अल्फा -6 + 6 = 0। इससे गया ये अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा इक्वल टू ये, अल्फा कॉमन तो अल्फा -1 इक्वल टू ये, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 विच इज इक्वल टू √x, तो x की वैल्यूज अपने पास में 0 और 1। और यहाँ पे ये भी कॉमन नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो 0 और 1 तो कॉमन आ ही नहीं रहा, तो दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन है नहीं। 4 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, 2 और 2 4 इसके सॉल्यूशन आ रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में निकल के आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलेगा, अपने पास में एक रिलेशन दे रखा है और यहाँ पे बोला है एक्स वाई जो है वैल्यूज हैं, तो x + y एक इवन नंबर है। अब देखो इस रिलेशन को अपने को बताना है क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात कर लो। रिफ्लेक्स, अब देखो जैसे कि मैं पहले भी बताया कि वैल्यूज पुट अगर करेंगे अपन तो यहाँ पे डिफिकल्टीज अपने को हो सकते हैं। अपन जनरल मेथड से करते हैं कि अगर x r y है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x + y जो है इवन नंबर है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है रिफ्लेक्सिव में खुद का खुद के साथ, तो y की जगह x आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा x + x, जिसका मतलब ये आ गया 2x। अब 2x तो ऑलरेडी एक इवन नंबर है क्योंकि x चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जिसका मतलब ये इवन नंबर, तो ये तो रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में अपने को पता है कि अगर x r y है, जिसका मतलब ये बोल रहा है कि x + y अगर एक इवन नंबर है, अब तो y r x भी होना चाहिए, जिसका मतलब y + x जो है ये भी इवन होना चाहिए। अब चाहे 1 + 3 करो या 3 + 1 आएगा तो 4, यानी वो भी इवन रहेगा, बाद में भी इवन रहेगा, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। थर्ड वाले केस पे आ जाओ। थर्ड वाला केस है ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव में अगर x r y दे रखा है यानी कि x + y एक इवन वैल्यू, y r z दे रखा है यानी कि y + z भी एक इवन वैल्यू है, तो हमको बताना है x r z के बारे में कि x + z क्या इवन होगा या नहीं होगा। इसके लिए भी अपन यहाँ पे देखो इन दोनों को ना मैं ऐड कर देता हूँ, है ना। इन दोनों को अगर मान लो मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा x + 2y + z, तो x + z को मैं एक साथ लिख दे रहा हूं, 2y को एक साथ लिख दे रहा हूं। अब देखो, अब सिंस ये दोनों इवन वैल्यूज हैं तो ये आउटपुट भी इवन होगा, है ना, पूरा का पूरा। अगर ये पूरा आउटपुट इवन है और हमको क्या पता है ये लिखा है 2y, तो 2y तो हमेशा इवन रहेगा, तो ये भी इवन होगा, है ना, तभी तो जाके पूरा आउटपुट इवन हो पाएगा। पूरा आउटपुट इवन क्यों है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं दो इवन वैल्यूज को ऐड करोगे तो फाइनल आउटपुट भी इवन ही आएगा, तो इस वजह से x + z भी एक इवन वैल्यू रहेगा, मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन, खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपने को एक रिलेशन दे रखा है 0 से π/2 के बीच में, जिसमें π/2 इंक्लूडेड नहीं है। और ऐसा क्वेश्चन ना जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस वाली वीडियो है सेट्स एंड रिलेशन की, उसमें भी मिल जाएगा। मैं पहले भी कराया हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को, लगभग एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस रिलेशन को थोड़ा सा डिफाइन कर देता है अलग से कि sec² x = 1 + tan² y लिख दे रहा हूँ, जिसको मैं sec² y लिख सकता हूँ। अब देखो अगर ये क्या कहना चाह रहा है, ये ऐसा कह रहा है कि sec² x = sec² y। अब अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहता हूं तो मेरे को पता है कि x का x के साथ में होगा, यानी कि यहां पे sec² x आएगा, इक्वल में भी sec² y की जगह sec² x। ऑब्वियस सी बात है, दोनों वैल्यू सेम है तो बराबर तो होंगी। ऐसे ही सिमेट्रिक पे आ जाओ। सिमेट्रिक की अगर अपन बात करेंगे तो x r y यानी कि sec² x = sec² y। फिर अगर ऐसा है तो y r x भी होना चाहिए, यानी कि sec² y = sec² x। बात तो सेम ही लिखा है, चाहे उसको कैसे भी लिख दो, दोनों सेम ही तो चीज है, यानी कि सिमेट्रिक भी होगा। ऐसे ही अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर x r y है तो यानी कि पहली कंडीशन सेक डायरेक्टली लिख दे रहा हूं मैं कि sec² x = sec² y। दूसरा, और अगर y r z है यानी कि sec² y = sec² z, तो
अपने पास में एक्स आर जेड भी होना चाहिए, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर जेड बराबर होना चाहिए। वो तो हमको यहाँ से दिख रहा है कि तीनों वैल्यूज बराबर ही तो हैं, तो ये दोनों वैल्यूज भी बराबर रहेंगी, जिसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो फाइनली इक्विवेलेंस रिलेशन ये अपने पास में निकल के आएगा। अब इस सेगमेंट के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि 2 स्टेप का क्वेश्चन है ना। यहाँ पे क्या बोला, एस अपने पास में एक सेट है जिसमें सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, बट उसके साथ साथ जीरो को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, आर एक सेट है जिसमें ये वैल्यूज अपन इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यूज, ये देन लिखा है, ठीक है नहीं होगा। सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स अपने को बताना है, तो इसके एलिमेंट्स निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 2/5 की पावर x, ऐसा लिख सकता हूं मैं। अब x क्या है, x एक्चुअली में s सेट में से अपने को सारी की सारी वैल्यूज लेनी है। लेने के लिए वैल्यूज लेते जाओ, सारे के सारे नेचुरल नंबर है, जीरो से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे 2/5 की पावर 0, फिर सबका सम करना है तो करते जाओ, 2/5 की पावर 1, 2/5 की पावर 2, और ये कहाँ तक जा रहा है, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। तो ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू जैसे ये क्या आ जाएगा, 1 + 2/5 की पावर 1 प्लस 2/5 का स्क्वायर, इस तरीके से चल रहा है इन्फिनिटी। ये तो जीपी है ना, इनफाइनाइट वाली। तो यहाँ पे सम क्या होगा, a/1 - r, तो a/3/5, तो आ गया 5/3, खत्म, ए ऑप्शन। इस तरीके से अपन सेट्स एंड, हाँ ये क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो इस तरीके से अपन सेट्स एंड रिलेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं काफ़ी आसानी से, जो कि जेईई मेंस 2025 के जनवरी सेशन में पूछे गए थे। बाकी चैप्टर्स की भी प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रही होगी, और अगर नहीं दिख रही तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके अपन बाकी चैप्टर्स को चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुल यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।